अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नून लीग और जेयूआई के बढ़ते हुए फासले आज सिमटना शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों की पार्टी में तनकीद शमूलियत के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अब अपना रुख खैबर पुख्तूनख्वा की जानिब कर दिया। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी के बाद पहली मरतबा आज वो मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायश गाह पर जाकर मिले और उनसे आइंदा इलेक्शन और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिसके बाद मीडिया गुफ्तगू हुई और उस मीडिया गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुस्तकबिल में वो मुस्लिम लीग नून के साथ चलेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने बिलावल भुट्टो के हालिया बयानात को तनकीद का निशाना हुए कहा कि सियासत बच्चों के हवाले नहीं करनी चाहिए। मिलकर जद्दोजहद की है और ये हमने आज तय किया है कि इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने लहजे की तलखी और अल्फाज की सख्ती बरकरार रखी हुई है। वो मुसलसल मजामती और जारहाना बयानात दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उनके वालिद और पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी माहौल को ठंडा करने के लिए मैदान में मौजूद हैं और अपने बयानात से सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से नून लीग के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया गया है। वो अपनी तकारीर में मुसलसल नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान है, जो हमारे लाहौर के सियासतदान, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शहर तो बिली निकल लिया है। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा और उनको अब वक्त आ गया है, आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है, अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। एक तरफ बिलावल जारहाना सियासत कर रहे हैं, वो मजामती सियासत की शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को एंटी स्टैब्लिशमेंट का एक जो बयानिया है वो बनाने की बिलावल भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में आसिफ अली जरदारी साहब को शायद ये खदशा नजर आ रहा है कि कहीं वाकई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ना हो जाए। वो माहौल को ठंडा करने और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको शायद जरदारी साहब को अंदाज़ा है कि फील्ड अंपायर से लड़कर मैच जीता नहीं जा सकता। इंतखाबात में फील्ड अंपायर का रोल इलेक्शन कमीशन के पास है और लगता है कि आसिफ अली जरदारी ने ये बात वाज़ेह करना अब ज़रूरी समझी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला वो इलेक्शन कमीशन से नहीं कर रहे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ही मामलात को संभालेगा और उन्हें भरपूर यकीन है। पंजाब से पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़ुबानी हद तक ही हैं, इसीलिए वो अभी तक लाहौर में कोई बड़ा जलसा अभी तक नहीं कर पाए। ना इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग पर कड़ी तनकीद इसलिए भी शायद कर रही है कि वो और पीटीआई जो है अगर आपस में करीब आ जाते हैं तो फिर मामला इसी तरह है कि पीटीआई के वोट जो हैं वो अगर बल्ले का निशान नहीं होता, जो कि होगा, या उनको अगर वो पसंद नहीं है अपना उम्मीदवार, तो पीपल्स पार्टी की तरफ भी वो वोट डाइवर्ट हो सकता है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के जवाब में नून लीग की जानिब से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया। नून लीग मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर मुतमईन नजर आ रही है और दीगर सियासी जो निस्बत नून लीग का मौक़िफ़ यह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब उस तरह मुदाखलत नहीं कर रही जो माजी में करती आई है। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बकौल हम तलखियां कम करना चाहते हैं, बिलावल को उनके अंदाज में जवाब नहीं देंगे। उनको हम उनकी जुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। जमहूरियत और जमहूरी कदरों ने पहले से ज्यादा तकवीयत और स्ट्रेंथ हासिल की है। आज शायद वो मुदाखलतें जो इससे पहले बार बार होती रही हैं वो शायद उस तरह से मुमकिन नहीं है।
अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि एक कोशिश ये भी है कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ एक इत्तेहाद बनाया जाए, और उस सिलसिले में नून लीग ने जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनसे मुलाकातों का एक सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। MQM पाकिस्तान हो, GDA हो, JUI हो, मुस्लिम लीग नून के राब्ते उनसे बरकरार हैं और इन जमातों की क़यादत से इंतखाबी इत्तेहाद के मामले पर बातचीत भी हो चुकी है। सिंध से लगारी ख़ानदान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। बशीर मेमन, जिनको हाल ही में सूबाई सदर बनाया गया है, उन्होंने लगारी सरदार से मुलाकात की जिन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। लगारी ख़ानदान का माजी में दादू की सियासत में अहम किरदार रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी में भी दीगर जमातों के अरकान की शमूलियत का सिलसिला जारी है। MQM के सीनियर रहनुमा और साबिक अरकान कौमी असम्बली ख्वाजा मंसूर, सैफ यार खान, वसीम कुरैशी, मुजम्मल कुरैशी और दीगर जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन कराची की सियासत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपनी एंट्री दी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 35 UC चेयरमैन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वैसे तो पूरी दुनिया में आम इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ जाती हैं, भरपूर तनकीद भी करती हैं। इंतखाबात के दौरान मुहिम में सियासी पोलराइजेशन भी दीगर ममालिक में भी होती है, लेकिन इसके असरात इस कदर ख़तरनाक नहीं होते जिस कदर पाकिस्तान में हमें फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना सियासी अमल एक दीवाने का ख्वाब ज़रूर है, लेकिन इसकी ताबीर मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए इंतखाबात में आज़ादाना सियासी अमल को यकीनी बनाना होगा और इसमें तमाम सियासी जमातों का अपना किरदार है और उन्हें वो अदा करना होगा। अभी तो ये लग रहा है कि आज़ादाना सियासी अमल के बावजूद मुनकसिम मैंडेट ही आएगा, लेकिन ये सियासी इस्तेकाम के लिए इस कदर शायद खतरनाक हो। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। एक अहम मुलाकात डेवलपमेंट हुई नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब की। मौलाना साहब ने बयान दिया कि बिलावल साहब के हालिया बयानात को लेकर उन्होंने कहा सियासत बच्चों के हवाले नहीं करना चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि माजी में हम सियासतदानों पर क्या बीत चुकी है। कैसे देख रहे हैं मौलाना साहब के इस बयान को? देखिए, मौलाना बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और जो मुलाकात हुई है ये कोई मेरे लिए तो कोई बड़ी मुलाकात इसलिए नहीं थी कि वो ऑलरेडी एक इत्तेहाद का हिस्सा है, PDM का हिस्सा है, लिहाजा ये कौन सी ऐसी कोई अहम मुलाकात थी। हाँ, दोनों बड़े लीडर मिले हैं, अच्छी बातें की होंगी आपस में। जहां तक उनका ख्याल है मौलाना का, वो हो सकता है दुरुस्त हो। आमतौर पे हमारे मजहबी तबका यही समझता है कि इस मुल्क के जो नौजवान हैं, जो आज जदीद साइंस से, जदीद इल्म से सारी दुनिया पे कमंदे डाल रहे हैं, उनके बारे में अक्सर हमारे पुराने लोगों का यही ख्याल है कि जो नई नस्ल है या जो नौजवान होते हैं, इनको दुनिया का तजर्बा नहीं होता। आपको हैरानगी होगी कि अमेरिका के बहुत सारे सदूर कोई 40-42 साल की उम्र में सदर बने। रिसेंट सदर रहे बाराक ओबामा, वो 42 साल की उम्र में सदर बने, 48 साल की उम्र में 8 साल या 50 साल की उम्र में 8 साल तक सदर रहने के बाद वो रिटायर हो गए। तो ये जदीद अहद है आज के साइंस को, आज के कंप्यूटराइजेशन के इस दौर को नौजवान चला रहा है। तो उनकी राय अपनी जगह मोहतरम है। और बिलावल साहब जो बात कह रहे हैं कि खारजा पॉलिसी के हवाले से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने वो परफॉर्म करके दिखाया है, लिहाजा मुझे मौका दीजिए कि मैं एक जमात चला रहा हूँ, मेरी जमात को मौका दीजिए और मैं इस मुल्क की ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। फैसला तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का फैसला चलना है, ना मेरा, आपका, ना बिलावल साहब का। हाँ, हम अपना मुतालिबा, अपना नैरेटिव, अपना जो एक तरीका है वो लोगों के सामने रखेंगे ना अपनी एक चीज। कायरा साहब देखिए, मैं ये ही सेड शी सेड की सहाफत में नहीं पढ़ता, लेकिन मौलाना साहब का जो बयान है, बिलावल साहब आपकी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, वजीर खारजा रह चुके हैं, तो ऐसे बयान आने का मतलब ये है कि मौलाना साहब चाहते थे कि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए। क्या इसको इस तनाजुर में देखा जा सकता है कि JUI और नून लीग के मामला तकरीबन सेटल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी से अब बिगाड़ की तरफ उनका ये मामला जाएगा और सिंध में एक बाकायदा अलायंस बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ? देखिए मैंने अर्ज किया ना कि एक बात उन्होंने कही है, ये मुनासिब अल्फाज नहीं है। आप बच्चा कह के मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे हमारे साथ वजीर थे और बड़े लायक काबिल आदमी हैं,
वो बहुत सारे इश्यूज पे बड़ी काबिलियत और जहानत के साथ अपनी राय देते थे और वजारत अपनी चलाई है उन्होंने। हमारी काबीना के अंदर बहुत सारे नौजवान लोग थे जो बिलावल साहब के हम उम्र या उनसे थोड़े बहुत बड़े होंगे, तो जो बड़े बड़े काबिल और बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े बेहतरीन तरीके से राय देते थे, वो अपनी वजारतें चलाते रहे। तो मौलाना का एक तरीका होता है अपने मुखालिफ के दरकात को काम करने के लिए, एक खास कि वो बच्चा है, वो ये है, इस तरह की बातें भी होती हैं। मुझे मौलाना से ये तो कारी साहब, अगर ये मामला वाकई उस तरफ चला जाए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बन जाए जिसमें JUI, MQM, GDA, नून लीग सब हों, तो उस पर क्या अब देखिए, पीपल्स पार्टी को एक एतराज ये है कि किसी को कंधों पर बिठाकर उठाकर वजीर आजम बनाया जा रहा है और कुछ जमातों को कॉर्नर किया जा रहा है। तो क्या फिर पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि ये अलायंस बनवाया जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जाए? इससे पहले सवाल पे जब आप मुझे सवाल कर रहे थे तो आपने सवाल में यही कहा कि सिंध में मुख्तलिफ जमातों का अलायंस बन रहा है या बनवाया जा रहा है, तो आपकी भी राय वही है जो पीपल्स पार्टी की है। शक नहीं है, लेकिन अलायंस तो आपको पता है पाकिस्तान में बनवाए और तोड़वाए जाते हैं, और इस दफा शायद नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब अलायंस बनवा रहे हैं, और ये अलायंस आपके खिलाफ होगा। अब आप इस बात से चले, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, आप इस बात से निकल जाइए ये कह के, जानते आप भी है आपने क्या कहा, जानती कौम भी है, मैं भी जानता हूँ। तो अलायंसेस बनना जमहूरी अमल का हिस्सा है, सियासी अमल है, लेकिन अलायंस बनवाना ये हमेशा बैरूनी कुव्वतें बनवाती है जिसका हमेशा नुकसान है। ठीक सब, बिलावल भुट्टो बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर नताइज पहले से मालूम हो तो इलेक्शन करवाने का फायदा फिर क्या है। इसका मतलब यह कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस बात पर कन्विंस हो चुकी है कि यह मामला किस तरफ जा रहा है 2024 के इलेक्शन में। देखिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस तो मैनेज किए जाते रहे, आप उसको रिपोर्ट करते रहे, हम उस पर तनकीद करते रहे, और मेरी जमात वो वाहिद जमात है जो तकरीबन हर इलेक्शन हमसे छीनने की कोशिश की गई, क्योंकि हमें तो कभी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं रही, कभी मीडिया की सपोर्ट भी नहीं रही, बल्कि हाँ एक मेहरबानी कभी कभी हम पे होती रही कि उस दफा जरूरत के तहत हमारा रास्ता नहीं रोका गया, बस इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आपको पहले नतीजे का पता होता है, हमें आपको पता नहीं था कि 2018 में कौन आ रहा है, आपको शक था कोई? 2013 में आपको नहीं पता था कौन आ रहा है? क्या वो सिर्फ अवामी राय आमा के जरिए था? ऐसा नहीं था। ये हमारे मुल्क की तारीख है, लोगों का तजुर्बा है, हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई है, हमारी मेमोरी में है। लिहाजा उसके तहत हम कह रहे हैं कि इलेक्शन को फेयर कराइए, लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस पे और एतबार खड़ा होने दीजिए। इसलिए शाहजेब साहब के लोग इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए अपने आप को शहरी बनाते हैं किसी रियासत का, वो फैसले करने का हक देते हैं किसी को। तो लोगों को अगर अपने हक के इस्तेमाल पे ही शक होगा तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस पे क्या होगा, क्या सोचेंगे, और किस तरह ओनरशिप होगी उस हुकूमत की। लिहाजा हम तो हमेशा मुतालबा फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो कारी साहब, अगर जरदारी साहब की मुलाकात होती है नवाज शरीफ साहब से, और अगर आपके हिल में है तो बता दें कि क्या कोई हो रहा है मुलाकात, कुछ तय हो रही हैं चीजें, कोई राब्ते हुई हैं, तो क्या उसके बाद भी पीपल्स पार्टी का ये स्टांस होगा कि जी रिजल्ट पहले से मालूम है तो इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात मेरे नहीं इल्म के कोई है कि नहीं, मुझे नहीं पता, होनी चाहिए, हो सकती है, कोई बईद नहीं है इस पे, क्योंकि हम तो सियासी लोग हैं, सियासी लोग मिलते रहते हैं, हम आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इदारों से, हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से या सियासी जमातों से, उसके ऊपर हमारी राय अपनी जगह रहेगी। हम इलेक्शन कमीशन पे एतराज करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मिलते हैं, हुकूमत पे एतराज करते हैं, हुकूमत को मिलते हैं, अदालतों पे मोतरज़ हैं, लेकिन अदालतों में केस लेके जाते हैं तो इससे ताल्लुक ये तो नहीं होता कि आप कदा तलब बैठ जाए। अच्छा सर, साइफा केस में जेल ट्रायल कलदम हो चुका है, फैसला आ चुका है, पीटीआई उससे इंसाफ की जीत कह रही है, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? कि आप समझते हैं कि उनका ट्रायल ओपन अदालत में होना चाहिए था और पहले ही होना चाहिए था, ये फैसला ही नहीं गलत था? देखिए उनको अगर जेल ट्रायल किया गया था तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से किया गया था, मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि जो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जब वो पेश हुए तो उनके जो जिस तरह वो अपना आमद किसी अदालत के अंदर मैनेज करते थे,
बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाते थे, हल्ला बोल देते थे और वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता था। और उनकी अपनी सिक्योरिटी भी एक इशू थी और खान साहब ने खुद भी इस खदशे का इजहार किया कि मेरी जान को खतरे हैं, लिहाजा उनकी सेफ्टी के लिए वो ओपन ट्रायल तो था। जेल ट्रायल का मतलब ये नहीं था कि वहां किसी वकील को या किसी और को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली जाके बैठती थी, उनके पार्टी के लोग जाते थे, उनके वकालत जाते थे, लेकिन और खान साहब को पूरा मशावरती हक था। अब अगर ओपन कर दिया गया है तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक, कारा साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बाकी मामलात पर भी आपसे बात करेंगे। 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने हैं, चीफ जस्टिस साहब तो बड़े क्लियर थे, बल्कि जो डाउट्स लेफ्ट राइट आ भी रहे थे, उन्होंने एक अज़राए मजाक कहा भी कि आप सिर्फ अपनी बीवी से ये डाउट शेयर कर सकते हैं, बाकी किसी से ना करें। और जो हमारा इंटरेक्शन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से या इवन इंटीरियर मिनिस्टर से, वो भी बड़े क्लियर हैं कि 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्या आपको कहीं से थोड़ा बहुत डाउट है कि यार कोई डिले हो जाए या वो, उसकी गुंजाइश तो नहीं लग रही हमें? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि देखिए एक तो बात है ना, चीफ जस्टिस साहब ने कहा और बड़ा वो बात एहतराम की है, और मेरा ख्याल है कि जितनी सख्ती से उन्होंने कहा कि कोई गेस वर्क भी वो कंटेम्प्ट में ले लेंगे किसी ने किया। आप पाकिस्तान के हालात देखिए ना, जो मारूजी हालात हैं जी, हमारा जो मुआशी बहरान है, क्या उसका हमारे पास मुस्तकिल इलाज है? जब तक आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर या सो मच सो कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चूँकि उस बेयकीनी में वो इंतज़ार करेंगे कोई हुकूमत आए, उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, अगले 5 साल के लिए क्या फ्रेमवर्क होगा, तब जाके मामला चलेंगे। और इसी तरह जो IMF ने पाकिस्तान को मोहलत दी है, वो 9 माह की मोहलत दी थी, और मेरा ख्याल है उसका एक यही पस मंज़र है कि उनका ख्याल था कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा हो जाए। और जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि चाहे हमारी हुकूमत आए, चाहे जो भी हुकूमत बनेगी, उस हुकूमत को IMF से एक 3 साल का प्रोग्राम और करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये तभी मुमकिन है कि जब इलेक्शन जल्द से जल्द इलेक्शंस होंगे और एक मुस्तहकम हुकूमत आए जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, और वो जो रिफॉर्म्स करनी है उनको अंडरटेक कर सके। एक ऐसा सब जो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं, अब चाइना फॉर एग्जांपल, आप और मैं दोनों लास्ट वीक हम चाइना में थे, एक उनका भी पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक इस वक्त सिचुएशन है, ये उनका भी बड़ा कंसर्न है इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल। नहीं, ये किसी भी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क का होगा कि हर कोई ये चाहेगा कि आपके मुल्क के अंदर से अनसर्टनिटी ख़त्म हो। लेकिन आपने ये देखा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक आवाज़ जो पिछले 5-7 साल से मुस्तकिल पाकिस्तान में बेयकीनी फैला रही थी, वो थोड़ी सी जेल में जाने की वजह से खामोश हुई है। तो आप देखें एक थोड़ी सी सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है मईशत के अंदर, स्टॉक मार्केट ठीक कर रही है, हमारे मुल्क के अंदर जो रुपया है वो थोड़ा सा कदरे मुस्तहकम हो रहा है। और वो जो एक हर वक्त एक हैजानी कैफियत थी ना, कि हर वक्त कौम को एक हैजान में रखें, एक बेयकीनी रखें, पता नहीं कल को क्या तोप चल जाएगी, परसों को पता नहीं क्या स्कड मिसाइल गिर जाएगा, इस किस्म के हालात में मईशतें नहीं चलती। और मेरा ख्याल है कि हमें कौम का भी फ़र्ज़ है कि 8 फरवरी को बहुत सोच के फ़ैसला करें। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बड़ी प्रूडेंट इकनॉमिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और हमने अगर ये फ़ैसले ठीक ना किए तो हमारे अंदर इतनी पसली नहीं है कि हम एक पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ अपनी इकॉनमी को मज़ीद चंद साल के लिए सहार सकें। अगर हमने ठीक फ़ैसला किया तो ये भी पोटेंशियल है कि 2-3 साल की रिफॉर्म्स के बाद हम इंशाल्लाह आखिरी 2-3 साल में टेक ऑफ कर सकते हैं। एहसन साहब, आप अवाम को कह रहे हैं कि ठीक फैसला करें। देखें, आपको जज किया जाएगा पिछले 16 माह की गवर्नमेंट में, जिसमें आपका फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी आज आपको खड़े होके महंगाई लीग बुला रहा है, फिर वो कह रहा है शेल का असल चेहरा जो है वो बिल्ली है और बुजुर्गों को घर में बिठा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये तनकीद अगर तरीके इंसाफ करती तो लोग कहते यार ये तो तनकीद बराए तनकीद है, एक दूसरे के खिलाफ करते रहते। पीपल्स पार्टी आपकी हलीफ जमात, ये कैसे आप जस्टिफाई अवाम को करेंगे? कि पहली बात तो यह है कि जो 16 माह थे वो एक कोलेशन गवर्नमेंट थी जी। उस कोलेशन गवर्नमेंट के आखिरी दिन तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी काबीना में जो वजीर शामिल थे वो आखिरी सेकंड तक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं।
उन्होंने इस दौरान 16 माह में कभी हुकूमत की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ रिकॉर्ड नहीं कराया। हर मुआशी फैसला शहबाज शरीफ साहब उनकी और तमाम कोलिशन पार्टनर्स की मुशावरत से और इत्तफाक राय से कर सकते थे। आइन ये कहता है कि हुकूमत के अंदर जो काबीना है वो इज्तमाही तौर पर जिम्मेदार होती है जी। अब अगर बिलावल साहब ये कहें कि मेरी वजारत खारजा तो ठीक थी, बाकी हुकूमत ख़राब थी, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये उस आइनी जिम्मेदारी से भी हटने की बात है। फिर अगर वो हमें महंगाई लीग कहते हैं तो क्या उनको मैं सैर पार्टी कहूँ? लेकिन हम तो नहीं कहते उन्हें कि वो सैर पार्टी थे, वो सैर पे थे। तो लिहाजा इस किस्म की जो बयानबाजी है वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। उन्हें उस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए जो उनके ऊपर थी, और उस 16 माह की कारकर्दगी से हमें कोई जज नहीं कर सकता। हमारी जो इवैल्यूएशन है वो तब होगी जब हम हुकूमत में थे 13 से लेकर 18 तक, और हमने जो कुछ किया वो सबको मालूम है। मैं एक आखिरी बात आपसे कहूँगा कि देखिए तीनों पार्टियां पाकिस्तान की बड़ी इस वक्त जो हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN, सबको मौका मिला। पीपल्स पार्टी के पास 2008 से सिंध का सूबा है, 15-20 साल हो गए। PTI के पास 2013 से 18 और 18 से 23 10 साल उन्होंने KP में हुकूमत की। हमने 2008 से लेकर 18 तक पंजाब में हुकूमत की। बाद में बुज़दार साहब ने आके हमारी मेहनत को थोड़ा जिसे कहते हैं धुंधलाया, लेकिन वो 10 साल हमने किए। क्या PTI कह सकती है पाकिस्तान के अवाम को कि जो हमने पेशावर बनाया हम पूरे पाकिस्तान को वो बना देंगे? क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो हमने कराची में किया वो हम पूरे मुल्क के अंदर कर देंगे? हम ये बात कह सकते हैं कि जो लाहौर के अंदर हमने तरक्की करके दिखाई, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हम पूरे मुल्क के अंदर रेप्लिका कर सकते हैं। मैं तो बिलावल साहब से कहूँगा कि आए मेरे नारोवाल का लाड़काना से मुकाबला कर लें। अगर नारोवाल लाड़काना से बेहतर नहीं है तो फिर भी हमारा कोई केस नहीं। अच्छा, ये एहसन साहब, ये आपको भी अंदाजा है कि ये तलखी क्यों बढ़ रही है? एक तो पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक बड़ा एतराज़ उनका ये है कि आपने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया है, और वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कंधों पर बैठकर लाडले की तरह वज़ीर आज़म बनवाया जा रहा है। और बिलावल साहब की स्टेटमेंट तो ये है कि इलेक्शन से पहले अगर रिजल्ट सामने आ जाता है तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा है? आदिल, मैं असल में देखिए ना, कुछ दोस्ती होती है ना, तो दोस्त जो है वो दोस्तों का काम करते हैं। हम 16 महीने उनके साथ दोस्त रहे। मैं बड़ा ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिलावल साहब का कि वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को एक नफसियाती बरतरी दिलाने के लिए एक बहुत दोस्ताना किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि अगर इलेक्शन में एक फरीक खुद ही दूसरे के बारे में कह दे कि इसको जिताया जा रहा है या इसने जीत जाना है या ये वजीर आज़म बन जाएगा, फिर तो खेल ही खत्म है ना। हमें तो के कंधों पे बैठकर जीतना नफसियाती बरतरी है। हमें तो ये पता है कि हमारे हलकों में जिस शख्स की जमानत जब्त होनी होती है ना, एक रात पहले वो भी ये कह रहा होता है कि इलेक्शन तो मेरी जेब में पड़ा, ये बाकी सब इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। यानी आप ये मानते हैं कि स्पेशली पंजाब में कि एक हवा जब चल पड़ती है कि इसी ने वजीर आजम बनना है तो अवाम उसी के पीछे नहीं, ये तो हर जगह हर इलेक्शन के अंदर होता है कि अगर आप किसी को एक नफसियाती बरतरी दें तो उसको वो एडवांटेज मिलती है। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मेरा ये मशवरा है कि आप इसकी बजाय अपने प्रोग्राम पे बात करें। लेकिन उनका भी मैं समझता हूँ कि क्या मसला है। देखिए, उनका मसला ये है कि 2018 में जो उनका वोट था वो सारा स्विच हो गया था पीटीआई की तरफ। लिहाजा उन्होंने अपना पीटीआई का वोट जो गया था उसको वापस लाने की कोशिश करनी है, और वो तभी ला सकते हैं कि वो अगर पीटीआई से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ बन के नज़र आएँ। तो वो उनकी एक कोशिश है टू वू बैक देयर ओल्ड वोट बैंक। लेट्स सी कि उसमें किस हद तक वो कामयाब। एहसन साहब, लेकिन आपसे असल सवाल ये है कि 16 माह में, और आप ये मुझसे एग्री भी कर चुके हैं, आपकी सारी लीडरशिप भी, के मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी हुई है। जो 16 माह में आपको जो फैसले करने पड़े, जो महंगाई आई पूरी, आपका जो अपना वोटर है, सपोर्टर है, उसको इंटैक्ट करने के लिए अभी तक मियां साहब बाहर नहीं निकले। बाकी तमाम सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियां और वो शुरू कर दी हैं। क्या आपके पार्टी के जहन में ये आ गया है कि बस 8 फरवरी की शाम है और इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस कर देना है वजीर आजम नवाज शरीफ? पहली बात यह है कि आप इस बात को समझें कि 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदी की फहरिस्त जारी करनी है जी। जब तक हल्के फाइनल नहीं होंगे, उम्मीदवार भी झिझक रहे हैं कि उनको पता नहीं कि वो एक हल्के में कैंपेन करें, वो हल्का उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो एक मोमेंटम है वो हल्का बंदी जब फाइनल होगी उसके बाद उम्मीदवार अपने अपने हल्कों में सरगर्म होंगे, वो बनेगा।
दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं ताकि वो अपने उस हक को हासिल करें जो उनसे छीना गया था। जो ही उनके ये मुकदमात से उनको रिलीफ मिलेगा तो उसके बाद वो इंतखाबी मुहिम में भी आएंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम उनकी जो कारकर्दगी है, जो मीनार पाकिस्तान पे जिस तरह उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, आप देखेंगे जिस जगह भी नवाज शरीफ जाएंगे उनका वालहाना इस्तकबाल होगा, लोग उनके साथ मोहब्बत करते हैं। और ये कह देना कि जी नवाज शरीफ लाडले हैं, वो ज़रूर लाडले हैं लेकिन 24 करोड़ अवाम के लाडले हैं। अच्छा, आज मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हुई और एक खला थी, एक गैप था जो शायद आज के बाद कम होना शुरू होगा, क्योंकि JUI की जो लोग हैं वो भी नवाज शरीफ साहब को लाडला पुकारना शुरू हो गए थे। अब एक तो क्या इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और क्या इसके बाद जरदारी साहब से एक्सपेक्टेड है मुलाकात बिलावल साहब के इन बयानात के बावजूद? देखिए, अगर जरदारी साहब की ख्वाहिश होगी तो ज़रूर मिलेंगे, हम सब से मुलाकात करने पे यकीन रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी जो सियासी एक रिश्ता है बड़े देर से है। वो हुकूमत में भी 2013 से 18 हमारे एलाई थे, इसके बाद अपोजिशन में भी हमने मिलकर अपोजिशन की है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो बहुत अच्छी मुलाकात थी और उसमें एक असूली फ़ैसला हुआ कि हम सियासत में जो अगली है इलेक्शन की, इसमें एक दूसरे के साथी बन के हिस्सा लेंगे और शायद बाकायदा अलायंस तो ना हो लेकिन सीट एडजस्टमेंट ज़रूर हम आपस में मिलकर करेंगे। जहाँ जहाँ जिसका जो उम्मीदवार कैंडिडेट मजबूत होगा हम उसके हक़ में दूसरी पार्टी से कहेंगे कि वो उम्मीदवार ना खड़ा करे ताकि सब मिलकर इलेक्शन को हम जीत सकें। और हमारी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह अक्सरियत भी हासिल करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो छोटे सूबे हैं उनकी पार्टीज़ को अपने साथ कोalition में शामिल करें ताकि पाकिस्तान में एक हीलिंग का अमल हो, छोटे सूबों में एक ओनरशिप हो रियासत की, फेडरेशन की। और हमने जो मुआशी इस्लाहात करनी है, रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए एक ब्रॉड बेस सपोर्ट भी हुकूमत के पास हो। आखिर में मैंने सवाल 18वीं तरमीम का करना था लेकिन वो ऑलरेडी सदीकी साहब उस पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। सर, एक बहुत बड़ा एतराज़ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो सियासतदान जो इशारों पर चलते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और आपको 2 दफ़ा वो डिच कर चुके हैं आपकी पार्टी को बलूचिस्तान में भी, वो दोबारा से आपके पास आ जाते हैं, तो इम्प्रेशन क्या जाएगा आपके वोटर के पास? देखिए, पहली बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसमें नंबर्स मैटर, और हमने हमेशा ये कहा है कि जहाँ पर हमारा अपना उम्मीदवार होगा, लॉयलिस्ट होगा, विनिंग कैंडिडेट होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसकी गर्दन काट के किसी इलेक्टेबल को हम वहाँ पर लें। लेकिन अगर किसी हलके के अंदर आपका अपना कैंडिडेट ऐसा नहीं है तो आपके लिए लाजिम है कि अगर आपने इंतखाबी सियासत में जीतना है तो वहाँ पर जो भी उम्मीदवार मजबूत पोजीशन का हामिल है आप उसको कोऑप्ट करें। तो इसी पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि ये लोग जो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, अगर आप इनको कोई टेस्ट के बनाना चाहते हैं कि ये कोई हवा का भी रुख बताते हैं तो शायद वो भी देख रहे हैं कि अब मुस्लिम लीग नून का दौर आने वाला है। हवा का रुख है ये। सर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इकबाल ने जाते जाते नून लीग का वर्जन भी बताया और हवा का रुख भी बता दिया। तो वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साइफर केस की बात करेंगे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। अजीज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जारी जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर करते हुए जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और जेल जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट को मंजूर किया। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल कोर्ट के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार देते हुए कहा कि 15 नवंबर के वजारत कानून के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से इतलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और मिस्टर जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा, जबकि विफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और FIA प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश हुई। मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस साहब ने इस्तिफसार किया कि जेल ट्रायल के लिए जज को सबसे पहले क्या करना चाहिए। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए तरीक़ाकार मौजूद है। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक जेल ट्रायल के लिए जज की मर्जी लाजमी है। उन्होंने दलाइल दिए कि जेल ट्रायल के लिए पहला फैसला ट्रायल कोर्ट के जज का होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज का खत फैसला
या हुक्मनामा नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था कि जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़े ऑर्डर पास करना चाहिए। इसके बाद चीफ कमिश्नर की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी का मरहला आता है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो काबीना से मंजूरी ले तो उसके बाद हाई कोर्ट को आगाह करना जरूरी होता है, जबकि जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना ने देनी होती है। लेकिन इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं थी। मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या अब तक कोई जुडिशल ऑर्डर पास हुआ, जिस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बताया कि रूल्स के मुताबिक आज तक कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं आया। सलमान राजा ने 8 नवंबर का जो जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन का ख़त था वो पढ़कर सुनाया कि नवंबर के ख़त को देखते हुए पोजीशन मज़ीद वाज़े हो जाती है। जज ने ख़त में लिखा कि केस का जेल ट्रायल जारी है और 12 नवंबर को काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी का ख़त उस वक्त लिखा गया जब इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर समात थी। मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया कि क्या आप समझते हैं कि 13 नवंबर का नोटिफिकेशन कानूनी ज़रूरियात को पूरा करता है, जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि मैं ऐसा नहीं समझता। काबीना की मंजूरी जुडिशल ऑर्डर के बगैर है। काबीना मंजूरी के लिए जुडिशल ऑर्डर बुनियादी चीज़ है जो मौजूद ही नहीं, लिहाजा जेल ट्रायल गैर कानूनी करार दिया जाए। समात के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने भी दलाइल दिए। उनके बकौल जेल ट्रायल आम लोगों को सुनने के लिए नहीं, दरख्वास्त गुजार गिरफ्तारी के वक्त जेल में थे तो जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस केस में फर्द जुर्म के दौरान मुलजिम वहां मौजूद था। अडियाला जेल में एक बड़े हॉल में साइफर केस की समात हो रही है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुलजिम के खिलाफ ट्रायल जेल में ही चल रहा है। आपको याद दिलाते चले कि FIA ने 30 सितंबर को अदालत में चालान जमा कराया था, जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान और शाह महमूद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन इफ्शा करने और साइफर खो देने यानी उनसे गुम होगा उस केस में मरकजी मुलजिम करार दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक और वज़ीर आज़म जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म अल-अज़ीज़िया एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समात 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज केस की समात की। इस मौके पर नवाज शरीफ भी अपनी लीगल टीम के हमरा मौजूद थे। आजम नज़ीर तारड़ जो कि उनके लॉयर भी हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि आज हम एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर दलाइल देना चाहेंगे, जिस पर मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त कितने घंटे दरकार होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि हमें केस के हकाइक से मुतालिक कुछ चीज़ें याद हैं, लेकिन आप हमें शुरू से लेकर चलें। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद जुबैरी साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। साइफर केस का मामला है और शुरू से ये था जेल में एक समात हो रही है, लेकिन उसकी लॉजिक ये है कि चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसीलिए जेल में इसकी समात होनी चाहिए। आज फैसला उसके अगेंस्ट है। एक तो आप फैसले को कैसे देख रहे हैं और इस केस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है आज का फैसला? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये बड़ा खुश आइंद एक फ़ैसला आया है, क्योंकि देखिए आपने जो भी ऑर्डर दिखाया मुझे, उसके अंदर भी खुद भी लिखा है कि सेक्शन 352 होता है, उसके तहत ओपन ट्रायल होना चाहिए और उसके बाद मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के ऊपर होता है कि वो क्या बेहतर समझता है किसकी एंट्री होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक बात और भी है जो मुझे लगता है जब रीज़न आएंगे तो उसमें ज़रूर कोर्ट कवर करेगी कि हमारा आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का 10 से, वो कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल का वन ऑफ बेसिक कंडीशन ऑफ फेयर ट्रायल इज़ ओपन ट्रायल, कि मतलब ओपन कोर्ट हो जिसके अंदर सारे शहूद। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए इसकी आपने कहा कि इन्होंने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर उसको जेल में रखा। देखिए जब उनका आप जानते हैं जब वो जेल से बाहर थे और इमरान खान साहब, तो उन जब वो अपने खुद खदशात की बात करते थे कि मुझे हर वक्त एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन दी जाती थी कि मुझे सिक्योरिटी का अपनी जान का खतरा है, तो सारी एप्लीकेशन उनकी डिसमिस हो जाती थी। उनसे कहते थे आज यहाँ पेश हो, आज वहाँ पेश हो। आपने खुद भी देखा, तो अगर इतनी सिक्योरिटी खदशात थे तो फिर उस वक्त भी उनको एग्जाम्पशन दे देते हैं उनकी अपीयरेंस से। तो ये सिक्योरिटी खदशात जो होते हैं ये मैं नहीं समझता इसमें, जबकि वो खुद जो एक मुलजिम है वो कहता है मुझे ओपन ट्रायल चाहिए, तो वो जब उसको अपने खदशात नहीं, तो ये तो लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है उनको दिखाएं। लेकिन 2-3 इसमें लीगल पॉइंट्स भी जो आपने अभी ऑर्डर दिखाया उसमें ये था
कि इसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं था जब ये इन्होंने कैबिनेट ने वो किया। तो इन्होंने सिर्फ ये नहीं होल्ड किया कि जी ये जेल ट्रायल गलत है, उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग्स को भी कलअदम करार दे दिया है उनकी अभी तक हुई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी कोर्ट जो बना वो सही है, जज साहब के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो ख्याल से वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने जो बेस बात कही कि बेसिकली ये जो पूरे प्रोसीजर हुआ है वो गलत है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो आपने अभी खुद कहा वो नहीं दिया जा सकता। तो मैं समझता हूं कि अभी अगर ओपन कोर्ट में आएगा तो वहां से ट्रायल दोबारा से शुरू होगा इसमें, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स उन्होंने देखिए इसमें जुबैर साहब एक तो जो कानून का एक प्रिंसिपल है कि इंसाफ होते नजर आना चाहिए। अब आज का जो फैसला हुआ, अब ओपन ट्रायल में ये सारा मामला होगा, तो ये बड़ा सिंपल बेसिक सा, अगर तो उन्होंने ये जुर्म किया है, अगर तो साइफर आया, साइफर को लीक किया या साइफर को किसी को दिया या जो भी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे वो जेल में हो समात या बाहर हो। लेकिन अगर जुर्म सरजद हुआ है तो सजा तो फिर मिलेगी और मिलनी चाहिए। मैं नहीं समझता, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ साइफर केस, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो साइफर का इशू, पहले तो ये डिसाइड करें कि साइफर है क्या वो साइफर उन्होंने किसी को डिस्क्लोज किया, कहाँ किया, ये सारी चीजें, ये शहादतें जब आएंगी तो उस वक्त एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो गायब हुआ और फिर उसने पटिशन उसके फैमिली ने यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की कि वो मिसिंग पर्सन गया। सेक्रेटरी की भी है ना सर, मैं बात कर रहा हूँ कन्फेशनल स्टेटमेंट। देखो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं थे, वो एम्बेसडर साहब थे उस वक्त, फिर बाद में फॉरेन सेक्रेटरी हुए होंगे जो भी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त किया, उन्होंने कहा एक साइफर होता है। साइफर की पहले आप समझिए कि साइफर होता क्या, इट इज अ कम्युनिकेशन, और ये वो आपका एम्बेसडर अपना बता रहा होता है कि मेरी इससे बात हुई, बता रहा है। इसके ऑफिशियल पहले तो ये देखना होगा ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जिम्मे में आता है। मैं समझता हूं कि इनकी टीम को जो एक चीज और भी करनी चाहिए, जो करनी चाहिए कि इसको चैलेंज करें कि प्रोसीडिंग्स ही गलत हैं, कि मतलब कि ये केस खान साहब के चाहिए कॉशमेंट के लिए जाएं, देखें कि जी पहले आप इस जिम्मे में आता है, आपके पास क्या होता है कि साइफर आया, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, कन्फेशनल स्टेटमेंट, एक आदमी का आ गया जो खुद एक्यूज्ड है, को एक्यूज्ड है इसमें, मुझे नहीं मालूम उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो गायब हो गया, आ गया, फिर उसने स्टेटमेंट दे दिया कन्फेशनल, जो आजकल हालात हो रहे हैं, आपने भी एक आदमी का किया था रिसेंटली। तो ये सारी चीज़ें आके स्टेटमेंट्स आते हैं, टीवी पे आ जाते हैं, वो आके बोलते हैं, ये सब चीज़ें सामने आएंगी और उस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होगी वो कोर्ट ही डिसाइड करे। आप सही कह रहे हैं कि कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन देखिए लीगली हर इंसान को हक होता है कि वो कहे कि जी मेरे खिलाफ ये जो आपने चार्ज किया है या मेरे खिलाफ जो ये गलत है। तो इवन लॉ खुद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल लॉ अलाउ करता है प्रोसीडिंग्स कि आप जा सकते हैं फॉर कॉशमेंट के जी मेरे खिलाफ केस ही नहीं बनता है, ये मेरे ट्रायल पे जाना ही नहीं चाहिए, ये कानून के अंदर ये प्रोविजंस होते हैं। तो मुझे नहीं पता उनके वकील ने इसको अभी किया है या नहीं किया। नहीं सर, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी आप आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए जी, अब मुझे कुछ नहीं पता कि आप क्यों आ रहे हैं मेरे पास, कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब आपकी स्टेटमेंट जो है क्या ये लीगली इस्तेमाल हो सकती है, नहीं हो सकती? मैं नहीं समझता कि हो सकती है, फॉर द सिंपल रीजन देखिए लीगली इस्तेमाल होने की क्या वजह होती है। लीगली होती है कहीं लीगल प्रोसीडिंग्स में दी जाए ना, और देखिए जो इवन जो कोर्ट के अंदर आपकी बात हो रही होती है दैट्स प्रिविलेज, मतलब कि उसके ऊपर भी मैं कोई बात कर रहा होता हूँ, कोई मेरे जैसे मैं किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ या किसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, वो मेरे खिलाफ मुकदमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोर्ट में बात हो रही होती है या मेरी क्लाइंट और एक आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं वकील हूँ आपका, यानी जो कोर्ट में बात होगी वही होगी जी, चाहे वो 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट हो या जो भी हो, जैसे पुलिस रिकॉर्ड करती है 161 का बयान भी करती है, उसकी लीगल कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ कन्फ्रंट करने के लिए आपने जी उस वक्त ये कहा था, गलत कहा था, उसकी वैल्यू नहीं होती। कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, वो कहते हैं कि जी मैंने अपनी फ्री विल से दे रहा हूं, मुझ पे कोई दबाव नहीं था, ये सारी चीजें। लेकिन उसको भी चैलेंज किया जाएगा कि कोई एक्यूज्ड ने बात है, वो कहां थे, गायब थे, किस तरह से आके उन्होंने किया। तो ये सारी आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं, फिर गजा की बात करेंगे। साथ एक बड़े सीनियर सहाफी वहां तल अबीब से मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा में 46 रोज के बाद आर्जी जंगबंदी के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। हमास के लीडर इस्माइल हनिया के मुताबिक हमास और इसराइल जंगबंदी के मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। हमास हुकाम के बयानात को रिपोर्ट करते हुए मीडिया ये कह रहा है कि जंगबंदी का मुआहदा होने पर दोनों अतराफ से औरतों और बच्चों को कम अज़ कम रिहा कर दिया जाएगा, जिसकी तफसीलात का ऐलान कतर करेगा। जंगबंदी मुआहदे का मकसद सीज़ फायर करके गजा में इमदादी ट्रकों की मुतासर इलाकों तक आमद यकीनी बनाना है। हमास के बकौल दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहदे पर हमास की तमाम ब्रिगेड्स को टेलीफोन कॉल्स के जरिए एतमाद में भी लिया गया। जंगबंदी के इस मुआहदे में कतर ने बुनियादी मुआवनत फराम। कतरी वज़ीर आज़म के मुताबिक मुआहदे की कोशिशें कई हफ्तों से जारी थी। 4 or 5 weeks now in these negotiations. We've been
We tried every way, all possible ways in order to ensure that civilians are released, and we treat all human beings are the same. Civilians are civilians, whether they are from the Israeli side or the Palestinian side. इसराइली फोर्सेस की जानिब से गुज़श्ता 40 रोज़ से गज़ा में बिला तफरीक शदीद बमबारी हो रही है, जिससे अब तक 13,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें से 5,500 से ज़्यादा बच्चे और 3,500 के करीब ख़वातीन भी शामिल हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है कि गज़ा में हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहा है। इस खूनरेज़ी के बाद अब गज़ा के हॉस्पिटल्स कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं, जहां लाशों के ढेर लगे हुए हैं। मरीजों के लिए अद्वियात हैं, ना ही गज़ा, यहां तक कि गज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा बंद हो चुका है, जिससे इस वक्त शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया, जब वहां हज़ारों ज़ख्मी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे और मर्द व ख़वातीन का इलाज चल रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के मुताबिक उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ऐसी खूनरेज़ी पहले कभी नहीं देखी। It is clear is that we have had in a few weeks thousands of children killed. So this is what matters. We are witnessing a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I am Secretary General. नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें तल अवीव से ज्वाइन कर रहे सीनियर सहाफ़ी यूनुस खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया। आज सुबह से बैन अल-अक़वामी मीडिया पर गज़ा में जंगबंदी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या इत्तलात हैं? आप वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। जी देखिए, गज़ा और इसराइल में जो जंगबंदी के हवाले से आप सवाल पूछ रहे हैं, उस हवाले से तो हमारे पास कोई भी तफसीलात इस वक्त मौजूद नहीं है। अलबत्ता हमारे पास ऐसी इतलात मौजूद है कि आइंदा कुछ दिनों में या कुछ घंटों में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादला हो सकता है। और जो हमारी अपनी जो ज़राए यहाँ पे हमने मुख्तलिफ जो इसराइली सहाफ़ी थे और इनके जो थिंक टैंक से उनसे भी इस हवाले से बात की, तो उनका ये कहना था कि जो कतर हुकूमत है वो हमास को भी फैसिलिटेट कर रहा है और इसराइल को भी फैसिलिटेट कर रहा है, और कतर हुकूमत के तौर पे इनके दरमियान कुछ ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप 50 या 70-80 कैदियों को स्टेप बाय स्टेप रहा किया जाए। यहाँ पर इसराइल में भी बहुत से फ़लस्तीनी कैदी मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, और हमास की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कतर को कि अगर हमारी ख़वातीन को रहा किया जाता है तो उसके बदले में हम हैर सगाली के तौर पर इसराइली यरगमालियों को भी रहाई अमल में ला सकते हैं। और उस हवाले से जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है कि बहुत करीब है कि शायद इस हवाले से कोई मुज़ाकरात हो पाएँ और कैदियों का तबादला हो सके, क्योंकि इसराइली हुकूमत पर इस हवाले से बहुत प्रेशर है। जहाँ तक जंगबंदी का सवाल है, इसमें हमने इसराइली हुकूमत और अपोजिशन और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी बात की है, तो वो इस हवाले से बहुत क्लियर है कि वो उनका ये कहना है कि ये जंग जो शुरू की थी ये हमास ने शुरू की थी और इसमें बहुत से सिविलियन लोग मारे गए थे। इस मौके पर हम जंगबंदी नहीं करेंगे और हमास के हाथ में तक जंग जारी रहेगी। तो इस हवाले से हमने देखा है कि जो इसराइली हुकूमत है, जो अपोजिशन है और जो यहाँ की आवाम है, वो एक ही पेज पर मौजूद है। और इसराइली हुकूमत का कहना है कि अगर हम इस वक्त इन हालात में जंग बंदी करते हैं तो हमास दोबारा भी इस तरह हमला कर सकता है, हमारी सिविलियन की कैजुअल्टी हो सकती है, इसलिए हम ये गलती नहीं करेंगे और हम हमास के हाथ में तक जंग जारी रखेंगे। तो हमें यही लग रहा है कि ये जो जंग है ये तवील होती। अच्छा यूनुस, ये बताइएगा कि जो जानी और माली नुकसान के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है गजा में, क्या उससे भी ज्यादा वहां पर हालात खराब है? जंग जिस तरह तवील होती जा रही है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसराइली हुकूमत पर प्रेशर भी बढ़ रहा है और प्रेशर यहाँ पे दो तरफ से बढ़ रहा है। एक मुल्क के अंदर जो है वो प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और वो अपोजिशन पार्टी और उसके साथ जो यहाँ पे यरगमालियों की जो फैमिलीज़ है और सिविल सोसाइटी है वो हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है कि वो यरगमालियों को वापस लाने के लिए कोई ना कोई इक़दाम करें। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी भी जो है वो इसराइल से ये मुतालबा कर रही है कि जंगबंदी की जाए। अगर जंगबंदी ना भी की जाए तो कम से कम गज़ा में जो इमदाद है उसके हवाले से जो रुकावटें हैं वो दूर की जाए। इस वक्त गज़ा में जो है वो खुराक, पानी की किल्लत है, दवाइयाँ दस्तयाब नहीं है, अक्सर अस्पताल बंद है। अल-शिफा अस्पताल में भी हम जो सबसे बड़ा अस्पताल है हमने देखा कि वहाँ पे पिछले 5 दिन से वहाँ पे इसराइली फ़ौजी मौजूद है और इसराइली फ़ौजी ने ये दावा किया है कि वहाँ 15 किलोमीटर जो लंबी सुरंगें थी वो दरियाफ्त हुई हैं जहाँ से असला और बारूद
सबूत मिला है, जबकि हमास ने इस हवाले से इसकी तरदीद की है। अच्छा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गजा में 15,000 से ज़ायद जो है वो सिविल अफराद जो है वो उनकी हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इसराइल में जो है 1200 से 1300 हलाकतें हुई हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद इस टाइम मगवी हैं जो हमास के ज़ेर हिरासत है। अभी तक जो हलाकतों के हवाले से, चाहे वो इसराइल में हो चाहे फ़लस्तीन के में हो, उस हवाले से हमें कोई आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। ये जो फिगर है ये हम बैनुल-अक़वामी मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं उस हवाले से आपको बयान कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब इसराइल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे अवाम में इंतहाई गुस्सा पाया जाता है हुकूमत के खिलाफ, और वो अपनी हुकूमत से यही मुतालबा कर रही है कि वो जो मगवी अफराद हैं उनकी रहाई के लिए इक़दाम करें। जबकि हर गुजरते दिन के साथ जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, जो यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया, UN हो गया, और जो यूरोपियन ममालिक है, वो भी इसराइल के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो जंगबंदी की तरफ आए, गजा में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से जो है वो जो मुश्किलात है उसको दूर मदद दें। अच्छा यूनस, अपोजिशन और सिविल सोसाइटी समेत यरगमालियों के अहलखाना की जानिब से भी इसराइली गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ रहा है। क्या सूरत हाल है इस वक्त इसराइल की सड़कों पर? दूसरे जो आलमी इदारे हैं, यूरोपीय ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, वो भी जंगबंदी के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो इसराइल के अंदर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल इसराइली यरगमालियों का मसला इस टाइम इसराइली हुकूमत के लिए सरफहरिस्त है। मैं इस वक्त तल अबीब में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप लगा है जहाँ पे यरगमालियों की फैमिली एहतजाज कर रही है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे आप इसराइल के किसी भी बड़े शहर में जाएँ, वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, और इसराइली वो फैमिली जिनके अफराद, जो 200 से ज़ायद अफराद यरगमाली बताए जाते हैं, उनकी जो फैमिली हैं वो एहतजाज करिए। इसके अलावा अपोजिशन भी हुकूमत पर जोर दे रही है कि यरगमालियों के वापसी के लिए कोई भी इक़दाम किए जाएँ। आज यरगमालियों की जो फैमिलीज़ की है उनकी मुलाकात हुई थी यहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ, और हमने देखा कि उसके बाद जो यहाँ पे जो यरगमाली की जो फैमिली थी वो नाराज़ दिखाई दे रही थी। जो इसराइली हुकूमत ये समझती है कि इस मौके पे अगर वो जंगबंदी करते हैं या हमास के लिए वो कोई नरम गोशा रखते हैं तो इससे वो मजबूत होंगे। जबकि यरगमाली की जो फैमिली के जो अफराद हैं वो ये कहते हैं कि इसराइली शहरी जो है उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का काम है, और हुकूमत हर हालत में यरगमालियों को वापस लाने के लिए इक़दाम करें। यहाँ पे आप हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ यरगमाली की फैमिलियों ने मुख्तलिफ अंदाज से न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक के ज़रिए भी हुकूमत के साथ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ सिंगर हैं वो यरगमालियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। यहाँ पे इसराइल के तमाम बड़े शहरों में हम एहतजाज रिकॉर्ड होते देख रहे हैं। यहाँ पे मीडिया में सबसे बड़ी खबर यरगमालियों के हवाले से, और इस वक्त हुकूमत के ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई देता है। यूनस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तल अबीब इसराइल में मौजूद हैं, वहाँ से कवरेज हमें उन्होंने ज्वाइन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilChazeb। इजाज़त दीजिए।